A very very good evening, good evening, good evening. लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था? आज हम अगेन 3 एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने ये आपको होमवर्क में भी दिया था कि आप इसे ट्राई करेंगे। जिन बच्चों को होमवर्क दिया था 2 मिनट में इसका मैं आंसर करता हूं और फिर आप बताइएगा आपका ठीक रहा या फिर गलत। टू बैलेंस BD 1 लाख, 2 लाख, 20,000, 40,000। यहां पे क्या कहते हैं कि प्लांट बुक वैल्यू जिसकी इतनी है, सोल्ड किया 14,000 का, तो बुक वैल्यू 4,000 का प्रॉफिट टू P&L 4,000। ये लास्ट क्लास का करा रहा हूं मैं। डेप्रिसिएशन 3,000, तो टू प्लांट 3,000, 47K बाय प्रॉफिट एंड लॉस से डेप्रिसिएशन 27K बाय बैंक से सेल 14,000 टू P&L से प्रॉफिट 3,000 नहीं, 3,000 नहीं, 10,000, 4,000। एक गलती हो गई, यहां प्रॉफिट आता ही नहीं है, मैंने वहां लिख दिया, लिखना था मुझे ऊपर, तो यहां प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं। प्रॉफिट का डेप आ गया बाय डेप्रिसिएशन, और कौन सा डेप्रिसिएशन? प्रोविजन। ये आ जाएगा 3,000, बस और कुछ तो है नहीं। 2,17,000, 2,17,000, 1,04,000 चला जाएगा तो 13,000, 1,13,000 रुपए का टू बैंक से परचेस। ये आंसर है इसका। देखिए लास्ट क्लास में जो बच्चे थे चेक कर लीजिए, क्या आपका भी आंसर यही था? चेक कर लीजिए, आपका भी आंसर यही था लास्ट क्लास में? बताइए। यस, चलिए आगे बढ़ जाए। अगला पार्ट अब हम करेंगे इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट ऑन लोन कह लो या डिबेंचर कह लो। सर इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर, इसके 2 पार्ट हो सकते हैं। वन इज that is when date of loan taken, लोन लेते हैं ना, और डेट ऑफ लोन लिख रहा हूं, डिबेंचर भी हो सकता है, रीपे, या सिंपल लिखता हूं when date इज नॉट गिवन, अगर गिवन ना हो। अगर ऐसा हुआ ना कि जब आपको डेट ही ना दे, तो ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस। मतलब अभी बताते हैं। बैलेंस शीट बनाया, ये लो बैलेंस शीट। मैंने 10% लोन लिखा, तो इसका मतलब 10% ब्याज होगा। 2026 और 27, 1 लाख और 2 लाख। दूसरा लिखा मैंने 10% डिबेंचर, ये 5 लाख, ये लिखा मैंने 5 लाख और 4 लाख। अब यहां पे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि आपने जो
1 लाख से 2 लाख हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 लाख रुपए का और लोन लिया होगा। ये बहुत अच्छे से क्लियर है। और यहाँ पे 5 लाख से 4 लाख हो रहा है, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए रिटर्न किया होगा, क्योंकि जब बढ़ेगा तो मतलब आपने पैसे लिए होंगे और घटेगा तो आपने दिए होंगे। सिंपल सा ब्याज निकालने का एक हमारा एक अकाउंट्स की बात छोड़ दो, हमारा जो ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है, भाई जितने दिन पैसे इस्तेमाल करूंगा उतना ब्याज दूंगा। अगर मैं आपसे आज 5 लाख रुपए ले लूं और 1 महीने बाद तो आप मेरे से 1 महीने बाद 5 लाख पे ब्याज मांगोगे, या फिर बोलोगे 5 साल पहले से मुझे ब्याज दे दे, जब से मैं लूंगा तभी से मैं दूंगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भाई इस दिन तो 1 लाख बता रहे हो और इस दिन आप 2 लाख बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं बीच में या कहीं भी हो सकता है कि 1 लाख रुपए का और लोन लिया होगा। सपोज करो लोन अगर 1 लाख का यहां लिया होगा, तो यहां से यहां तो 1 लाख पे ब्याज जाना चाहिए और यहां से यहां 2 लाख पे जाना चाहिए, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन, तो हम एक अजम्पशन लेते हैं कि लोन जो हमने लिया है वो क्लोजिंग में लिया है। मतलब हमने अगर मान लेते हैं 1 लाख यहां पे है और यहां पे भी 2 लाख है, तो यहीं पे इसी डेट पे हमने लोन लिया होगा। अगर हम ये अजम्पशन ले लेते हैं कि इसी डेट पे लोन लिया होगा, तो सिंपल सी बात है, हमने पूरे साल में 1 लाख ही इस्तेमाल किया, तो मैं 1 लाख पे ही ब्याज दूंगा। और 1 लाख दैट इज कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। तो इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस पे ही यहाँ पे लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इस वाले केस के अंदर इंटरेस्ट पता है क्या आएगा? 10,000 आएगा। और इस वाले केस के अंदर इंटरेस्ट क्या आएगा? 50,000 आएगा, चाहे रिडीम कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। और सर जो इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर हमेशा याद रखना 2 जगह जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस हो जाएगा और आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, 2 जगह जाएगा इंटरेस्ट। आई बात समझ में? एक जगह प्लस हो जाएगा और एक जगह माइनस। ये वाली बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये आया समझ में? ऐसा क्यों हो रहा है? आया बात समझ में आपको कि नहीं आया? बताइए फटाफट कमेंट में, आपको आ गया कि चला गया? ये क्लियर हुआ? ये लोन वाला कैसे निकालोगे इंटरेस्ट? अगले पे देखते हैं। अगर आपको सपोज करो व्हेन डेट ऑफ लोन गिवन, अगर आपको दे दे, जब डेट ऑफ लोन दे दे तो कैसे करोगे? हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। सपोज करो मैंने कहा जो लोन है लिया है टेकन ऑन 30 सितंबर 2026, डिबेंचर रिडीम 1/7/2026। इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि पहले लोन की बात कर लेते हैं। तो इस डेट पे मेरे पास लोन था 1 लाख और ये डेट पता है क्या था? 1/4/2026। और बोलता है लोन हमने लिया है, जो भी लोन लिया है, तो आप समझ जाओ 1 लाख का लोन लिया है तभी तो बढ़ा है। तो 30 सितंबर को लिया है, तो कहीं मिड में मैंने यहां 1 लाख रुपए का और लोन ले लिया 30 सितंबर को। तो लास्ट में आते आते मेरे 2 लाख हो गए, यानी 1 लाख यहां पे था, 1 लाख ही है, तो लास्ट में तो 2 लाख ही होंगे। तो अब जब मैं ब्याज निकालूंगा तो यहां से यहां तक 30 सितंबर तक यानी 6 महीने होते हैं। उस टाइम पे तो हमने 1 लाख का ही इस्तेमाल किया है। उस टाइम पे यहां से यहां तक मैंने देखा जाए, यहां से यहां तक 1 लाख रुपए ही इस्तेमाल किया है। तो मैं इस पहले 6 महीने में 1 लाख पे ब्याज निकालूंगा। तो इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 लाख इंटू में 10% इंटू में 6/12 यानी 5,000। अब इस डेट से यहां से मेरा लोन 1 लाख नहीं हुआ, इस डेट से 1 लाख तो शुरू से था, यहां से मेरा हो जाएगा 2 लाख का कर्जा। हो जाएगा ना भाई 2 लाख का कर्जा, क्योंकि 1 लाख और एड ऑन कर लिया है मैंने। तो जो 2 लाख रुपए का मेरा कर्जा होगा, यहां से लोन होगा, तो यहां से लेके ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक जो मैं ब्याज लूंगा वो 2 लाख रुपए पे लूंगा। यहां से यहां पे ब्याज जो लूंगा 2 लाख पे लूंगा।
तो अब नेक्स्ट जो मंथ है सितंबर 6 महीने तक आ जाता है तो 2 लाख। 10% ही लगना है, लेकिन अब पूरे साल का थोड़ी लगाऊंगा, 6 महीने तक ही तो 2 लाख इस्तेमाल किया तो 10,000। तो हेयर विल बी इंटरेस्ट विल बी 15,000। इंटरेस्ट क्या होगा हमारा 15,000 रुपए का मेरा यहाँ पे इस केस में ब्याज बन जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई बताइए। यहां पे हमारा 15,000 का बन जाएगा, बात समझ में आई आपको। चलो दूसरे वाले का कौन बताएगा, दूसरे वाले का कौन बताएगा। इस डेट पे मेरा लोन था 1/4/2026 में, लोन था मेरा 5 लाख का, और कहता है मैंने रिडीम कर लिया, मतलब पैसे दे दिए एक साथ को। यहां पे मैंने 1 लाख पेड कर दिया, 1 लाख पेड कर दिया, यानी कब, एक साथ को। तो इसके बाद जब 1 लाख पेड कर दिया तो ये जो ड्यूरेशन गया होगा यहां से यहां तक, तो यहां पे मेरा जो लोन यूज हुआ होगा वो 4 लाख यूज हुआ है, और यहां से यहां तक यूज जो हुआ है वो मेरा 5 लाख यूज हुआ है। तो पहले अप्रैल मई जून 3 महीने में 5 लाख पे ब्याज लगाऊंगा, 3 महीने 5 लाख पे ब्याज लगाऊंगा, तो इंटरेस्ट क्या होगा 5 लाख इंटू में 10% इंटू में 6 नहीं 3/12, 3/12 तो कितने हो जाएंगे 5,000, 2,500, 1250। और बाकी का जो बच गया हमारा इंटरेस्ट, ओहो गड़बड़ हो गया, 5 लाख पे मैं 1 लाख समझ बैठा, इंटू में 5 करना पड़ेगा, तो ये पूरे साल का होता है हमारा 50,000, 25,000, 12,500, 12,500, 12,500, 42,500। एक बार निकालो फिर से, अभी तो मैं 3 महीने का निकाल रहा हूं। अभी सिर्फ 3 महीने का निकाल रहा हूं मैं। चलो मैं कैलकुलेटर ले आता हूं, 1 मिनट दो, कैलकुलेटर लाता हूं। तो ये 5 लाख पे 10% डिवाइड 12 इंटू 3, हाँ 12,500। अब बाकी के इंटरेस्ट पे क्या लगेगा सर 4 लाख पे, 4 लाख पे 10% इंटू में 9/12, देखते हैं क्या आता है। ये आ गया प्लस 30,000, बिल्कुल सही जवाब 42,500 आ जाएगा। कितना आ जाएंगे 42,500, ठीक है। अब इसी को मैंने एक चार्ट फॉर्म में भी बना दिया है ताकि आपको ठीक रहे नोट करने में, और ये ऑलरेडी मैंने 10 ईयर के अंदर भी ये चार्ट डाल दिया है आपके लिए, ताकि आपको रिवीजन के लिए, मैं अब जो 10 ईयर आ रहा है ना उसके अंदर कुछ चैप्टर के मैं चार्ट डलवा दिया है मैंने, जिससे कि रिवीजन फाइनल अकाउंट के सारे जो एडजस्टमेंट थे सारे डलवा दिए, और इसके भी, ताकि रिवीजन में आपको अच्छा हो जाए। तो क्या कहते हैं देखो, कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो इंफॉर्मेशन गिवन, जब आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट किस पे करेंगे, ओपनिंग बैलेंस पे करेंगे, ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, लेस हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसके बाद व्हेन डेट ऑफ लोन डिबेंचर गिवन, जब गिवन होगा तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू डेट, ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग में, लेस होगा फाइनेंसिंग में, ये तो होना ही है। एक एग्जांपल देखिए, मैंने कहा कि डिबेंचर ले रखा है और ये इसके नीचे केस है, मान लिया जाए डिबेंचर इशू किया है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल मतलब आपका जो ये डेट है, और 23-24 ले रखा है मैंने, तो यहां पे मैं 1/4/23 मान लूंगा, और यहां पे 31/3/24 मान लूंगा, यही रहेगा डेट। अगर आपने स्टार्टिंग में ही लोन लिया हो, इशू किया हो, इशू का मतलब जैसे कि मान लो 1 लाख से 2 लाख हो गया, तो 1 लाख का लोन लिया ना भाई, तो आपने स्टार्टिंग में ले लिया, तो पूरे साल के लिए कितना यूज करोगे आप, पूरे 2 लाख यूज करोगे। तो पहले वाले केस का, यहाँ पे केस 1 का 2 लाख के ऊपर आपको मिला, क्योंकि यहाँ पे डेट गिवन है, मैं इसका एग्जाम्पल डेट वाले का ले रहा हूं। मान लो इशू ऑफ डिबेंचर आपने 31/3 यानी एंड में किया हो इशू, तो एंड में इशू किया है तब किस पे मिलेगा आपको 1 लाख पे मिलेगा, क्योंकि हमने पूरे साल 1 लाख रुपए ही ब्याज करा, तो 10,000। मान लेते हैं हमने डिबेंचर जो इशू किया वो मिड में किया है, तो मिड में किया है तो इसके 2 तरीके से तोड़े जाएंगे। अब 30 सितंबर है तो 6 महीने का अलग और 6 महीने का अलग, यानी 1 लाख पे 6 महीने का और 2 लाख पे 6 महीने का, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल हमने लिया भी है। लेकिन इसको भी करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने जो ये लेके करके दिखाया, बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, बोलते हैं सर ऐसा करो ना कि 1 लाख पे ना आप जैसे कि ये
1 लाख पे आप 6 महीने का, 1 मिनट, हाँ 2 लाख रुपए पे 10%, 6 महीने का 10,000, 1 लाख पे 10%, 6 महीने का 5,000, बात तो वही हो गया, टोटल 15,000। ये दोनों एक ही बात हो गई। चलो इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। इस आंसर की कोई वैल्यू नहीं, ऊपर वाला ही आपको देखना है। 10 ईयर में भी देखोगे, जो बच्चा आंसर देखेगा तो ऊपर वाला देखना बस। ये ब्लैक ही कर देता हूं ना। कई बार बच्चे ना इसका आंसर अपने हिसाब से देते हैं, वो हिसाब क्या है मैं बताता हूं अभी, मैं अभी यहां करके दिखाऊंगा। हिसाब ये है, वो कहते हैं सर ऐसा भी कर सकते हैं हम, और हम कैसा कर सकते हैं, 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो 1 लाख, और उस पर पूरे साल ही रहा है, क्योंकि जो हमने 1 लाख लिया वही तो 6 महीने यूज किया है, तो 1 लाख का पूरे साल, तो 10/100 कर दो आप, इनटू, बस कुछ नहीं करना, ये आ गया 10,000। क्योंकि जब आपने लोन लिया है तो लोन में तो ये कह रहे हो ना कि यहाँ 1 लाख है, यहाँ पे 1 लाख लिया और लास्ट में 2 लाख हुआ, तो ये वाला 1 लाख तो पूरे साल इस्तेमाल हुआ। कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं, बुक में कई बार ऐसे होता है, तो इस पे पूरा, और बाकी का जो 1 लाख रुपए है उस पर 6 महीने का लगा दो, क्योंकि जो बाकी जो 1 लाख लोन लिया है इस पे बस 6 महीने का लगेगा, तो दैट इज आपका 600 इंटू 6/12, तो 5,000, तो इस तरीके से 15,000 हो जाता है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर डिबेंचर एडजस्टमेंट नंबर 4, जो कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस के बीच बीच में आएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को लेके चलिए, सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक तरीके से हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कब बनता है? जैसे कि मान लेते हैं कि 50,000 रुपए का इंटरेस्ट था, जिसमें से मैंने सिर्फ मात्र 40,000 का इंटरेस्ट क्या करा, पेड करा, तो ये जो 50,000 है ये ऑपरेटिंग में ऐड होगा और ये 40,000 फाइनेंसिंग में जाएगा। मैंने याद होगा करवाया था ना, जितना पेड करते हैं वो जाता है, तो बाद की डिफरेंस हमारा आउटस्टैंडिंग बच गया। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऐड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड नेट प्रॉफिट में, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट गिवन इन द करंट लाइबिलिटी विल नॉट शो इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो जब आपका ऐसा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखाएगा तो इसको आप करंट लाइबिलिटी वाला हिस्सा मत मानिएगा, क्योंकि हम इसे ऑपरेटिंग में ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं और फाइनेंसिंग में क्या कर रहे हैं, माइनस। जैसे हमारे मन में क्या रहता है, करंट लाइबिलिटी बढ़ गया, घट गया, माइनस प्लस, तो इसको मत मानिएगा। और लेस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन सा, आफ्टर डिडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग, जितना भी आउटस्टैंडिंग रह गया उसको डिडक्ट करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया। तो कई बार बच्चों को ये पता नहीं होता, वो सोचते हैं सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का मतलब वहां पे ले जाते हैं करंट लाइबिलिटी में, और वहां पे बढ़ गया घट गया इस हिसाब से वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे आपको जैसे लास्ट क्लास के अंदर आपने देखा था, मेरा भी वहां पे तो एडवांस था, प्रीपेड था वहां पे कि एडवांस में पे कर दिया, तो उसको इस तरीके से टेक केयर करना है। क्या समझ में आया? ये समझ गया है अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो कैसे टेक केयर करना है, ठीक है। कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा तो आपको करंट ईयर का जितना आउटस्टैंडिंग है वो ऑपरेटिंग में ऐड, और जितना पेमेंट किया है वो फाइनेंसिंग में माइनस। इसको वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं मानना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं लिख देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 6, डिविडेंड। अब पहले डिविडेंड को हम समझते हैं, डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड डिविडेंड का एक पूरा सिचुएशन समझो आप। डिविडेंड कैसे दिया जाता है, बनता कैसे डिविडेंड, डिविडेंड कैसे बनता है हमारा। मैं आपके सामने डिविडेंड बनाने का पूरा प्रोसीजर बताता हूं कि दिया कैसे जाता है डिविडेंड। ये आपको लगता है बस ये डिविडेंड है। सबसे पहले डिविडेंड जो दिया जाता है शेयर होल्डर को। मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, सपोज करो 10,000, और मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मतलब 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख का है। और मेरे पास 10% डिबेंचर भी है रुपीज 1,20,000। मैंने अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल बना लिया। हमारे पास सेल्स जो था, सेल्स था मान लेते हैं कि 20 लाख का। इसमें से हम पहले माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट और फिर माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट, दो होते हैं।
कॉस्ट की बात करें तो दो ही तरीके के खर्चे होते हैं, एक फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है। फिक्स होता है जो आप सेल्स बढ़ा लो घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिक्स है, जैसे मकान का किराया। वेरिएबल जितने यूनिट बेचते जाओगे उसका आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो मान लेते हैं ये 20 लाख के बाद ये 2 लाख रुपए है और ये 3 लाख रुपए है। तो जो हमारा अब जो ये प्रॉफिट निकल के आया है इसको हम पता है अकाउंट की भाषा में ईबी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं, ईबीआईटी बोलते हैं। दैट इज आ गया हमारा 15 लाख। ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको कई बार आप सुनोगे पीबीआईटी भी बोल देते हैं, मतलब प्रॉफिट, इसको एबिटा बोलते हैं। आप कई बार कहीं जाओगे ना, न्यूज वगैरह अगर बिजनेस न्यूज सुनते होगे तो एबिटा क्या है, एबिटा के नाम से बोलते हैं। तो वो एबिटा क्या होता है, यही तो होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, जिसमें से ना तो अभी टैक्स माइनस हुआ और ना ही इंटरेस्ट माइनस हुआ। इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने से पहले जो कमाया वो रियल आपका माना जाता है कि आपकी मेहनत की कमाई है, क्योंकि इंटरेस्ट तो भाई लोन है, वो चलो आज है कल नहीं है, तो वो चीजें माना जाता है। इसके बाद इसमें से माइनस पता है क्या करोगे, इंटरेस्ट। तो सर इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, अगर आपने 1,20,000 का है 10% है तो 12,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ में आया ना 12,000 कैसे आया। फिर जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा ईबीटी या फिर पीबीटी। तो माइनस कर दोगे तो 488 आ गया हमारे पास, नहीं 1488, 14,88,000 है ना। अब जब ये माइनस करके आया तो अब माइनस आप पता है क्या करोगे, टैक्स माइनस करोगे। लेट्स सपोज के टैक्स मैं यहां बता देता हूं कि 50% है, टैक्स रेट क्या है हमारा 50%। तो 50% किसका निकालेंगे, 14, इसका 50% निकाल देते हो आप, मतलब जो प्रॉफिट आया तो इसका आ जाएगा 7,44,000। अब जो ये प्रॉफिट आ गया ना 7,44,000 के बाद, ये प्रॉफिट को बोलते हैं हम ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी, या फिर इसको पैट भी बोल देते हैं। ये पैट के नाम से फेमस है, ये एबिटा के नाम से फेमस है, ये पैट बोल देते हैं। भाई तेरा पैट क्या है, जब पैट पता चलता है तब कंपनी का, अगर पैट, कई कंपनी का एबिटा तो पॉजिटिव होता है क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स नहीं माइनस किया, और पैट आते आते वो नेगेटिव में चला जाता है। तो जब पैट नेगेटिव में चला जाता है तो बोलते हैं भाई कंपनी में दम नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह ज्यादा है। अब ये पैसा जो है ना, इस पैसे पे दो लोगों का नजर होता है, एक इसकी नजर है और एक इसकी नजर है। दो लोगों का हक होता है एक तरीके से इस पैसे पे, कौन सा, पैट के ऊपर। अब दो लोगों का हक है, अब इन दोनों में ही मुझे ये पैसे देने हैं। अब बात आती है सर पहले किसको दिया जाए, अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो आपको बताया था इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, बताओ किसको पहले मिलना चाहिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है प्रेफरेंस शेयर। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोलेंगे ले भाई तू निकल, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मिलेगा उसको, यानी कितना, 1 लाख पे सीधा सीधा 10%, यानी 10,000 रुपए। अब जो पैसा बचेगा हमारा 7,34,000, ये पैसे पे एकमात्र बंदे का हक है, इसका हक है। किसका हक है, ये इक्विटी शेयर होल्डर का। तो कितने मिलेंगे, देखो यहां। अब ये पी&एल कब बनेगा पता है आपको, पी&एल कब बनेगा बताओ, 31 मार्च तक ही बन जाएगा। फाइनल जो होता है हमारा साल का एंड में 31/3 तक का बनता है, लेकिन 31/3 को बनता नहीं है, उसके लिए टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट ना इसको बोलती है आपको 30 सितंबर तक बना लो, यानी 6 महीने का वक्त देती है, इतने दिन में तुम बना लेना। क्योंकि पी&एल बनाना नॉट अ इजी टास्क। आपको लगता है छोटे छोटे क्वेश्चन 3 घंटे में तो आप बैलेंस शीट बना के आ जाते हो, लेकिन जब कंपनी में जाओगे तो 6 महीने लगते हैं एक बैलेंस शीट में बनाने में। और इतने सॉफ्टवेयर होने के बाद, कंप्यूटर होने के बाद भी इतना टाइम लगता है, तब भी बड़े परेशान रहते हैं सब इसमें। अब आगे चलते हैं भाई, ये जो इक्विटी शेयर है जो प्रॉफिट आया 7,34,000, ये 7,34 में बांट दूंगा। किस में बांट दूंगा सर, ये जो 10,000 हमारे पास शेयर है ना, मैं इसको 1 लाख कर देता हूँ, ठीक है, नंबर बढ़ा देता हूँ। जो 1 लाख शेयर है ना, इनमें बढ़ जाएगा, तो 7.34 रुपए हर किसी के हिस्से का हक हो गया। यानी हर एक शेयर होल्डर का अधिकार बन गया कि मैं इस कंपनी से 7.34 रुपए ले लूंगा। इसको हम बोलते हैं ईपीएस, इसको बोलते हैं ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, एक शेयर होल्डर को एक शेयर है तो उसके ऊपर उसकी कमाई जो बन रही है कंपनी के मेहनत की, वो बन रही है 7.34 रुपए। लेकिन कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये हम आपको दें या ना दें। अब कंपनी ने फैसला किया कि मैं ऐसा करता हूं कि 1.34 रुपए मैं बचा लेता हूं, बाकी 6 रुपए आपको दे देता हूं। तो भाई ऐसा क्यों,
जब मेरे हिस्से के 7 रुपए 34 पैसे बन रहे हैं तो आपने 1 रुपए 34 पैसे बचा क्यों लिए? अगर कंपनी को लगता है कि मुझे फ्यूचर में एक्सपेंशन करना है, मुझे फ्यूचर में नई ब्रांच खोलना है, तो एक तो मेरे पास तरीका मैं लोन लेके करूं, दूसरा तरीका है कि मैं आपके ही पैसे को कम देके पैसे बचा करके और उसी को इन्वेस्ट करूंगा ताकि अगले साल ये आपको ज्यादा मुनाफा दे। इसलिए हम आपके पैसे को बचा लेते हैं। तो इसलिए इसका नाम बचाने के लिए पता है क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग। इसको क्या बोला जाता है? रिटेन अर्निंग। इसको बोला जाता है रिटेन अर्निंग, ठीक है ना? 1 रुपए 34 पैसे। अब जो मैं आपको देने का बात कर रहा हूं दैट इज, इसको बोला जाता है हमारा डिविडेंड। इसको बोला जाता है डिविडेंड। अब जब ये डिविडेंड हम आपको देते हैं तो डिविडेंड ऐसा नहीं है, मैंने 6 रुपए बोला, तो अब ये जो 6 रुपए दिया जाता है ना, इसके लिए मुझे पूछना पड़ता है। पूछना पड़ता है। किससे पूछना पड़ता है? जो शेयर होल्डर है सभी से पूछना पड़ता है। तो सभी शेयर होल्डर से पूछने का तरीका क्या है कि मीटिंग होती है एक, जिसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, जो होता है हमारा AGM। आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे, इस पे 100% सवाल आएगा। AGM तो क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। तो इस मीटिंग में साल में जब बैलेंस शीट P&L बन जाता है तो हम आपको बुलाते हैं, और बुलाने के बाद फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं कि हम 6 रुपए दे रहे हैं, क्या आप इसको अप्रूवल दे रहे हैं 6 रुपए के लिए? अगर मान लेते हैं कि 51% लोग कह दें हाँ दे दो कोई बात नहीं 6 रुपए, तो हम डिविडेंड अब 6 रुपए आपके खाते में डाल देंगे। अगर 51% से ज्यादा लोग बोलते हैं हम ये नहीं मानेंगे, हमारे पूरे पैसे चाहिए भाई, तब उस सिचुएशन में हम आपको पूरे पैसे देंगे। तो अब ये जो डिविडेंड जो हम आपको देंगे, ये P&L बनने के बाद भी फिक्स ही नहीं है कि कितना देना होगा, हमें पता ही नहीं चलता। जब तक आपके अप्रूवल्स नहीं आ जाते तब तक नहीं पता लगता, जो कि मीटिंग्स के अंदर डिसाइड होता है। तो जितने भी शेयर होल्डर होते हैं मीटिंग में फाइनलाइज करते हैं कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि ये ना हम अजम्पशन लेते थे कि शेयर होल्डर मान ही जाएंगे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के टाइम पे और इतना अपडेट होने के चक्कर में सबको पता है कि मैं जाऊंगा, और पहले से मन बना के जाते हैं कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है ना? उनका वोटिंग होता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो गया है, खैर जैसे कि अब कोई भी शेयर खरीदते हो तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का आता है। तो जैसे मैं दिखाता हूं कि मेरे पास एक आध शेयर अगर पहले का पड़ा होगा कोई, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का देखो कैसे आता है ईमेल, मैं दिखाता हूं। हाँ, CDCL से आएगा, कोई आया होगा हाल फिलहाल में, मैंने देखा तो था CDC। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। यस बैंक का आया था, ये देखो मेरे पास आया है, आपको दिखेगा नहीं खैर, अगर दिख जाए सेंट्रल डिपॉजिटरी, और ये आया हुआ है कमेंसमेंट ई वोटिंग डिटेल, नंबर दे दिया, डेट दे दिया कि 26 तारीख तक मैं वोट कर सकता हूं, अपने पेन आधार कार्ड को वेरीफाई करके मैं वोटिंग कर सकता हूं। तो ये वोटिंग के लिए आता है। और अब बैलेंस शीट बन चुकी होगी, या सेकंड क्वार्टर का है ये मेरे पास, अभी फाइनल का नहीं आया है, सेकंड, फिर हर किसी का इस तरीके से आता रहता है। तो मेरा मुद्दे की बात है कि भाई ये जो है ना, ये सर्टेन नहीं है कि डिविडेंड कितना पेड करेंगे, तो इसलिए हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना 4 हुआ करता था, इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया, रिवाइज। इसको बोला गया भाई ये कंटिंजेंट है, मतलब ये वो इवेंट है जो बैलेंस शीट के बनने के बाद हो रहा है। आपने सेमेस्टर 1 में अगर AS4 पढ़ा हो तो कंटिंजेंट लायबिलिटी या इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इस तरीके से आपने देखा हो। तो ये जो है आपके बैलेंस शीट बनने के बाद का इवेंट हो रहा है कि मिल भी सकता है नहीं मिल सकता। अब यहां पे एक प्रॉब्लम क्या आई कि मान लेते हैं ये डेट है, बात समझना, ये डेट है, ठीक है। अब यहां से मैं साल स्टार्ट करता हूं 1/4/2026, करेक्ट है। एंड कब होगा? 31/3/2027, और इससे पहले एक और साल फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा? 25 और 26 चल रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद एक और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, ऐसा थोड़ी है फाइनेंशियल ईयर खत्म ही हो जाएगा। ये कौन सा होगा? 27 और 28। तो मैंने मान लो यहां से यहां तक का बैलेंस शीट P&L बनाया, लेकिन जब मैं यहां से यहां तक का P&L बैलेंस शीट बना रहा हूं तो इस साल में कैश फ्लो चलता है कि आपने उस साल में कितना पेमेंट किया है। वेदर कनेक्टेड लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर मैटर नहीं करता,
तो आपने जब यहाँ P&L बनाया तो इसका जब डिविडेंड देने का टाइम आया तो मैं इस साल 31 मार्च तक तो मीटिंग ही नहीं बुला सकता, तो मैंने इस वाले करंट ईयर वाले पे तो डिविडेंड दिया ही नहीं। तो डिविडेंड मैं किस कब दूंगा, जाके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके दूंगा 30 सितंबर को। जैसे मैंने बोला 31 मार्च तक बनता है तो 30 सितंबर, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया ना, तो यहां डिविडेंड दूंगा। तो करंट ईयर में जो हमारा डिविडेंड प्रपोज होता है वो करंट ईयर में देते ही नहीं है, कब देते हैं हम, जाके नेक्स्ट ईयर में जाके उसका पेमेंट होता है। तो सर जो पिछले साल हुआ होगा उसका पेमेंट तो मुझे अभी करना पड़ेगा ना 30 सितंबर में। जो पिछले साल का बैलेंस शीट बनाया होगा उस बैलेंस शीट का तो पेमेंट अभी हमें 30 सितंबर में करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? देखो सिंपल सी बात है, ये देखो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, ये मैं आपके सामने 3 साल ले रहा हूं और मैंने आपको रूल बता दिया कि मैं 30 सितंबर को हर साल जो भी 30 बैलेंस शीट बनने के 30 सितंबर को हम डिविडेंड पे करेंगे। मान लेते हैं ये है हमारा 25-26 और ये है मेरा 26 और 27 और ये है मेरा 27 और 28, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया है ना। अब मैं इसकी बात करता हूं, यहां पे मैंने P&L बनाया, क्या यहां पे जो P&L पे मैंने डिविडेंड मान लो 1 लाख बनाया, इस P&L से 1 लाख डिविडेंड निकला, तो क्या मैं 1 लाख डिविडेंड अभी दूंगा? नहीं, क्योंकि मेरा जो P&L एक्चुअल में इस साल का P&L बना होगा ना वो कब तक बना होगा, ये यहां तक तो मैंने कमाई की है और यहां तक मैं ये निकाल रहा हूं P&L बनाया होगा, इस टाइम पे हम डिविडेंड दे रहे होंगे क्योंकि मीटिंग यहां हुई होगी। तो पिछले साल का जो 1 लाख का डिविडेंड है इस साल हमने पे ही नहीं किया, वो पे कर रहे हैं हम नेक्स्ट ईयर में जाके। अब भाई यहां से यहां तक भी आपका एक P&L बनेगा, जो यहां पे आपने P&L बनाया यहां पे भी डिविडेंड मान लेते हैं कि 80,000 निकला, ठीक है। अब इसका पेमेंट इस साल नहीं करोगे, यहां पे आपको टाइम मिला, सितंबर में पेमेंट करोगे, है कि नहीं, सितंबर में पेमेंट करोगे 80,000। तो जो इस साल का प्रॉफिट है उसका इस साल का तो डिविडेंड 80 है, तो इसको पेमेंट आप इस साल नहीं कर रहे हो, कब कर रहे हो, अगले साल। लेकिन इस साल में जो हम पेमेंट कर रहे हैं डिविडेंड का वो इस साल की नहीं कर रहे हैं, पिछले साल का कर रहे हैं। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हो गया कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको डिविडेंड दिया जाता है तो डिविडेंड में हम प्रीवियस ईयर वाले को तो पेमेंट करते हैं, तो प्रीवियस ईयर वाला पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट का मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहुंच गया, और करंट ईयर वाला पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में वो कहां चला जाता है, करंट ईयर वाला जो हम पेमेंट ही नहीं कर रहे करंट ईयर वाला, वो पेमेंट अगले साल होगा तो वो ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है। तो यहां पे डिविडेंड के केस में हमारा प्रीवियस ईयर वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाता है और करंट ईयर वाला हमारा ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग उल्टा लिख दिया, प्रीवियस ईयर वाला फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाके माइनस, क्योंकि इसमें पेमेंट हो रहा है, हम तो कैश फ्लो इसके लिए बना रहे हैं ना भाई। तो यहां पे देखा जाए तो यहां पेमेंट भी हो रहा है, कौन से वाला, प्रीवियस ईयर का, ये वाला पेड कर रहा हूं मैं। और जो करंट ईयर है, करंट ईयर कौन सा ये है, ये चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। लेकिन यहां पे मुद्दा 2 आ जाता है, डिविडेंड को ना जब हम डायरेक्टर जब बात करता है तो जब हम आपको बोलते हैं कि हम इस बार 80,000 डिविडेंड दे रहे हैं तो दैट इज परपोज, ये दिया नहीं जा रहा, हम मैंने बोला दे रहे हैं। अब डिपेंड तो आपके ऊपर करेगा कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो नहीं करते। वहां पे वोटिंग होती है, ऑर्डिनरी वोटिंग, जिसके अंदर सारे शेयर होल्डर मिलकर अगर 51% यस बोल देते हैं तो वही काम होगा। नॉर्मली आपको भी पता है 51% में बात बन जाती है। कहीं के भी आपको कुछ भी चीज का ओनरशिप लेना हो तो आप 51% लो, आपका मतलब दबदबा रहेगा वहां पे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि मैंने ये मन तो बना लिया, तो ये मेरा क्या है, प्रपोज्ड है, प्रपोज्ड है, ये क्या है, प्रपोज्ड। तो एक डिविडेंड होता है हमारा प्रपोज्ड, तो प्रपोज डिविडेंड अगर आपको दे देगा तो इसका कैश फ्लो में कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई औकात ही नहीं है प्रपोज डिविडेंड का। डायरेक्टर आ जाएगा, चिल्लाता रहेगा मैं 4 दूं 5 दूं, शेयर होल्डर बोलेगा मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, कोई औकात ही नहीं है उस डिविडेंड की। अब जब शेयर होल्डर एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ये हो जाएगा, तब उस डिविडेंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जैसे ही शेयर होल्डर एक्सेप्ट कर लेगा तो दैट इज वो बन जाता है हमारा फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड या डिविडेंड पेड बन जाता है। तो जब तक प्रपोज डिविडेंड फाइनल डिविडेंड नहीं बनता तो कैश फ्लो में कोई उसका एक्टिविटी रोल नहीं रहता है। तो डिविडेंड हमने देखा 2 तरीके का, एक प्रपोज डिविडेंड, क्या प्रपोज डिविडेंड का कोई वैल्यू है, नहीं है, अगर देगा भी तो कुछ मत करना। एक बनता फाइनल डिविडेंड, हाँ फाइनल डिविडेंड हुआ तो करंट ईयर वाला ऐड कर देंगे, प्रीवियस ईयर वाला माइनस कर देंगे। इसके बाद भी एक और डिविडेंड होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी मुनाफा कमाती है, जैसे मान लिया जाए इंटरिम डिविडेंड क्या होगा, कंपनी का साल है, ये पूरा साल है और ये साल जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज स्टार्ट हो रहा है 1/4/2026 में,
और एंड हो रहा है हमारा 31/3/2027 में, ठीक है ना, 31/3/2027 में। ये टाइम है हमारे पूरे साल का। अब कई बार कंपनी को ना एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बीच में मिल जाता है, किसी भी चीज का मिल सकता है जिस काम में है। तो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ना कंपनी अब इस डेट पे अगर है तो इस कंपनी को इस डेट पे ही समझ आ जाएगा कि मुझे इस डेट पे कितना प्रॉफिट होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हमें बीच में तो हमें अभी से ही पता चल जाएगा कि कितना। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको सभी जितने भी बच्चे हैं, आपको 50,000 बच्चे दिए जा रहे हैं, इस 50,000 बच्चे की हम एक नॉमिनल सी आपको फीस देंगे और इसको आपको इस साल पढ़ाना है। और ये हमारे और यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो गया। तो मुझे आज ही पता चल गया ना कि भाई मुझे पूरे साल में कितने स्टूडेंट आएंगे, तो आज ही मुझे इनकम का पता चल गया। तो मैं एक टेंटेटिव P&L आज ही बना लूंगा मन मन में कि यार इतना कमाऊंगा इस बार। तो जो टेंटेटिव P&L इस दिन में ये सोच रहा है, उस सोचने के साथ साथ ये मन मन में ही फिर एक सोचते ही एक डिविडेंड भी दे देता है। मतलब ही विल नॉट वेट टू प्रिपेयर फाइनल P&L। वो फाइनल P&L का इंतजार नहीं कर रहा, वो बीच में ही कैलकुलेट करके और बोला यार मजा आएगा इस बार, हम बीच में बता रहे हैं। तो ये अपने शेयर होल्डर को, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं इसको बीच में बता देता है कि हम डिविडेंड दे रहे हैं। तो साल के बीच को बोला जाता है इंट्रीम। कभी भी कोई चीज बीच में करते हैं, जैसे इंटरवल होता है ना बीच में, उसी से बना हुआ है इंट्रीम डिविडेंड। तो ऐसा डिविडेंड जो कि साल के बीच में कभी भी दिया जा सकता है, उसको क्या, कौन सा डिविडेंड बोलेंगे, इंटरिम डिविडेंड। इसके अंदर कोई शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लेना होता हमें। मतलब कि जनरली ये फटाक से हो जाता है, अप्रूवल तो लगता है लेकिन ये इसी साल का इसी साल पेड हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि हम आगे जाते ही नहीं। फिर इसके बाद जब बैलेंस शीट बनता है तो फिर से बैलेंस शीट के बाद एक फिर फाइनल डिविडेंड आता है। क्या सर एक साल में 2 बार डिविडेंड मिल जाता है? हाँ, एक तो बीच में दे दिया, इसने अंदाजा लगाया था 50 करोड़ का फायदा होगा, अरे यार 70 करोड़ का हो गया फायदा, तो और 20 करोड़ बढ़ गया फायदा। तो उस सिचुएशन में अब फाइनल डिविडेंड में 50 तो आपको पहले ही मिल गया और बाकी 20 का बाद में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा फाइनल डिविडेंड इंटरम डिविडेंड दोनों हो सकता है हमारा, ठीक है। तो इंटरम डिविडेंड समझ में आया क्या होता है, एक परपोज डिविडेंड समझ में आया। परपोज डिविडेंड की कोई वैल्यू नहीं है। अगर क्वेश्चन कहीं दिखे परपोज डिविडेंड तो उसका क्या करना है, भूल जाना है कैश फ्लो में। अब सर डिविडेंड कहां देगा? AS4 जब रिवाइज हुआ ना, पहले हम डिविडेंड पता है क्या करते थे, करंट लायबिलिटी में दिखा देते थे, ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखा देते थे डिविडेंड के नाम से, ये दिखा देते थे पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। लेकिन AS4 ने बोला भाई तुम बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटी एज अ मान रहे हो, दिखा रहे हो, मतलब आप पेमेंट करोगे इसका, लेकिन ये पेमेंट तो आपका फाइनल है ही नहीं ना, ये तो डिपेंड करता है। तो ये कॉन्टेंजेंसी हो गई। तो आज उसके बाद बोला गया यहां पे मत दिखाओ, आपका डिविडेंड जो होगा हमेशा प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के नीचे दिखाया जाएगा, दैट इज फुट नोट में, और उसको बोलेंगे कॉन्टेंजेंट। तो बैलेंस शीट के जो नीचे आपको मिलेगा डिविडेंड देखने को, उस डिविडेंड पे आप गौर करिएगा कि ये डिविडेंड जो दे रखा है परपोज है कि फाइनल, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट को लेना है। अगर परपोज डिविडेंड कह रहा है तो भूल जाइएगा, कुछ करना ही नहीं। अगर फाइनल डिविडेंड है तो अगर 2 साल का डेटा दे रखा है तो करंट ईयर का ऐड, प्रीवियस ईयर का माइनस। अगर 1 साल का ही डेटा दे रखा है तो उसी अमाउंट को ऐड और उसी अमाउंट को लेस करना होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें मैंने समझाया। आइए डिविडेंड के ऊपर पूरा एक नोट्स बना ही रखा है हमने, तो उसको देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो देखो, एक होता है परपोज डिविडेंड, एक होता है हमारा फाइनल डिविडेंड, और एक होता है हमारा इंटरिम डिविडेंड। 3 तरीके के डिविडेंड बताए। परपोज डिविडेंड क्या होता है, गिवन इन एडजस्टमेंट गिवन होता है। तो परपोज डिविडेंड जब भी होगा तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर 2 होगा। नो ट्रीटमेंट इज द कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। जब भी परपोज डिविडेंड देगा तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा आपका, इस बात का ध्यान रखना। जो करंट ईयर वाला होगा उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन जो प्रीवियस ईयर वाला होगा उसका तो पेमेंट करोगे ना। परपोज था वो पिछले साल था, तो पिछले साल फाइनलाइज हो गया होगा, तो पिछले साल वाले का क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रीवियस ईयर का दे रखा होगा, हम मान लेते हैं कि उसी अमाउंट का हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, हाँ, ऐसे सिचुएशन में प्रीवियस ईयर वाले को हम नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देते हैं और इसी अमाउंट को हम फाइनेंसिंग में माइनस कर लेते हैं। यहां पे एक अजम्पशन लेते हैं परपोज डिविडेंड के केस में कि हमारा ये वाला पेड हो गया होगा प्रीवियस ईयर। करंट ईयर वाला तो भाई परपोज है, वो तो हुआ नहीं, प्रीवियस ईयर वाला हो जाएगा। बाकी ये
अब ट्रेंड में आपको इसको फाइनल बोल के देंगे। अगर फाइनल डिविडेंड है तो वो ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, लेस हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के हिसाब से हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड है तो वो भी ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग में और लेस हो जाएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसके ऊपर जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे तब करेंगे। तो मैं ये वाला जो आपको अभी मानता समझता हूं कि ये मैंने अभी बताया कि भाई परपोज को भूल जाना, तो मैं इसे हटा ही देता हूं, अभी एक पल के लिए हटा देता हूं। जब मैं करवाऊंगा ना इस पे क्वेश्चन तो मैं आपको उस पर फिर से एक बार डिटेल बता दूंगा। तो अभी इसको ध्यान मत देना, जो मैंने बताया परपोज को भूल जाना वो किसी काम का नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर वाला एक्टिवेट हो जाता है तो उसके लिए मैं बता दूंगा। बाकी ये तो क्लियर ही होगा आपको, ऐड और लेस, और ये भी क्लियर होगा आपको, ऐड और लेस। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जानता हूँ कंफ्यूजन आएगा, मैंने बताया और यहाँ पे लिखा है, तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए, यहां तक डाउट है किसी को? एडजस्टमेंट नंबर 6, इसी के साथ एक और डिविडेंड होता है अनक्लेम डिविडेंड। अब अनक्लेम डिविडेंड में होता क्या है, मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और आपके पास शेयर्स भी है, लेकिन मैं आपको डिविडेंड देने के लिए ढूंढ रहा हूं कि कहां चला गया, बैंक अकाउंट डिटेल भी नहीं है, मिल ही नहीं रहे। तो आपके डिविडेंड को मैं देना चाह रहा हूं लेकिन आप मिल नहीं रहे, मान लो आप इंडिया से परमानेंटली चले गए तो आपको मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा, तो वो डिविडेंड को हम अपने पास रख लेते हैं, उसको बोला जाता है अनक्लेम डिविडेंड। उस डिविडेंड को हम अपने पास 5 से 7 सालों तक रखते हैं। अगर 5 से 7 सालों तक आप ढूंढने के लिए और डिविडेंड नहीं मांगने आते हो हमसे, तो इस पैसे को हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के अंदर हम डाल देते हैं कि इससे इन्वेस्टर को एजुकेट किया जाएगा। एक गवर्नमेंट ने वेलफेयर फंड टाइप का बनाया हुआ है, वहां डाल दो। मतलब एक गुल्लक बनाया कि भाई किसी का डिविडेंड अगर आपके पास रख जाए 5-6 साल तक भी है तो तुम मत खा जाना कंपनी, तुम उसको सरकार को खिला दो, उस गुल्लक में डाल दो। अब सरकार क्या करेगी वो जान लेगी। तो अनक्लेम डिविडेंड हमारा एक तरीके से करंट लायबिलिटी है। अनक्लेम डिविडेंड क्या है, हमारा करंट लायबिलिटी है। तो यहां पे देखा जाए तो कहता है इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फुल अमाउंट, फॉर एग्जांपल फाइनल डिविडेंड और परपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, जो भी होगा वो फुल अमाउंट आप ऑपरेटिंग में ऐड कर दोगे, लेस कर दोगे आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से। कितना आप क्या करोगे, फ्रॉम फाइनेंसिंग, जैसे मैंने बताया कि मेरा अनक्लेम डिविडेंड मान लेते हैं, फाइनल डिविडेंड है 2025 का और 2026 का, ये 50,000 है और ये 60,000 है। तो ये तो चला जाएगा करंट ईयर का हो गया, और ये कौन सा हो गया, तो प्रीवियस ईयर वाला ऑपरेटिंग में ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मैं 2 अमाउंट ना देके हाँ एक ही अमाउंट देता हूं। मान लेते फाइनल डिविडेंड आ गया 60,000 और यहां पे अनक्लेम डिविडेंड भी बन गया, पहले 0 था अब बन गया 5,000। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं 2025 और 2026। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 25 में कोई अनक्लेम डिविडेंड नाम की चीज नहीं थी और 26 में करंट ईयर में अनक्लेम डिविडेंड आ गया। मतलब जो हमारा 1 लाख रुपए का हमने ये डिविडेंड फाइनल किया, 60,000 का डिविडेंड फाइनल किया है, इसमें से 5,000 को हमने पैसे ही नहीं दिए। यही हुआ ना मतलब, तभी तो हमारा बैलेंस शीट में अनक्लेम डिविडेंड दिख रहा है, ये लायबिलिटी साइड में। तो इसका मतलब आपने पेमेंट कितना किया है, आपका टोटल डिविडेंड कितना था 60, आपने 5,000 का पेमेंट ही नहीं किया, तो पेमेंट कितना किया होगा आपने 55। तो फाइनेंसिंग में 55 माइनस होगा और ऑपरेटिंग में कितना ऐड हो जाएगा 60,000। इसको भी कर वर्किंग कैपिटल की तरह नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा लेस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आफ्टर डिडक्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग 5,000 था तो मैं इसमें से माइनस करके फिर फाइनेंसिंग में क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, और ऑपरेटिंग में हमारा पूरा अमाउंट ऐड होगा, कितना 60,000 रुपीज। इन दिस सिचुएशन अनक्लेम डिविडेंड इज अ करंट लायबिलिटी बट नो ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ वर्किंग कैपिटल, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ध्यान देना, एक तो आउटस्टैंडिंग हो गया इंटरेस्ट और एक ही हो गया, क्योंकि वहां पे इतना सारा नोट लिख भी देता ना कि ये नहीं मानो, तो वहां पे आपके क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं, सर नहीं मानो क्यों नहीं मानो। अब आपको मैंने यहां समझा दिया तो क्लियर हो गया होगा। यानी जब कैश फ्लो में जब हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को लेते हैं तो कैश बैंक ओवरड्राफ्ट तो होता ही होता है, साथ के साथ अनक्लेम डिविडेंड और आउटस्टैंडिंग आपके इंटरेस्ट भी इसी का ही एक तरीके से हिस्सा बन जाता है कि इसको हम कैश फ्लो में एज अ बढ़ रहा है और घट रहे के हिसाब से नहीं देखते। इसका देखने का और सोचने का नजरिया थोड़ा सा हमें अलग लेके चलना होता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। एडजस्टमेंट नंबर 7। अब आ जाओ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, एडजस्टमेंट नंबर 8। बेड डेट्स क्या होता है, और एक प्रोविजन, एक होता है बेड डेट्स, एक होता है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। जब हम किसी को उधार माल देते हैं तो हमारा ना एक अंदाजा होता है कि ये शायद मेरे 2% 5% पैसे डूब सकते हैं, तो जो हमारा अंदाजा है दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। इसको क्या बोलते हैं हम,
प्रोविजन बोलते हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में एक्चुअल कैश जाता ही नहीं हमारा, वो तो हमने एक अंदाजे से बनाया और P&L के डेबिट में लिख दिया। तो जब कभी भी आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिखेगा, इफ ऑल डेटर गुड, वहां पे एक चीज समझ में आएगा कि सारे डेटर गुड नहीं है, तो भैया जो प्रोविजन बनाया उसका पैसा देना पड़ेगा आपको। अगर सारे डेटर गुड हैं तो जो प्रोविजन बनाया बेमतलब का बनाया। यही मतलब हुआ ना कि आप मान लो P&L है, आप P&L के अंदर तो यहां PFD प्रोविजन फॉर डेटर दिखा देते हो, खर्चा एज अ, लेकिन सारे डेटर गुड निकल गए, कोई ऐसा निकला ही नहीं जो कि खराब हो, तो बेकार बना लिया यार, ये तो P&L में फालतू में डेबिट कर दिया हमने, उसको हटाओ। लेकिन अगर डेटर ही गुड नहीं है तो हमें पैसे देने पड़े, हमारे पैसे डूब गएंगे, तो उसका क्या सिचुएशन होगा। तो जब ऑल डेटर गुड होगा, तो अगर इंक्रीज हो रहा होगा प्रोविजन, अगर ऑल डेटर गुड है तो इंक्रीज हो रहा होगा, तो ऐड हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्या? हाँ, नॉट गुड, सॉरी मैंने बोला नॉट गुड, मतलब बेकार डेटर है। तो इंक्रीज हो रहा होगा तो ऑपरेटिंग में ऐड, और डिक्रीज हो रहा होगा तो ऑपरेटिंग में क्या कर देना, लेस। पीएफडी को ऑपरेटिंग में ऐड, लेस कहां करोगे, वर्किंग कैपिटल से पहले कर दोगे आप नेट प्रॉफिट के अंदर आप, ठीक है ना। इसमें ऑपरेटिंग के अंदर ऐड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्टिविटी के अंदर, ठीक है ना, जो भी है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नेट प्रॉफिट में कर दोगे, यहां नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। लेकिन व्हेन सारे डेटर गुड है, ट्रीटेड एज अ करंट लाइबिलिटी, तब मान लेना भैया ये तो लाइबिलिटी हो गया, वही वाला गुड और बैड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तब आप देखोगे ऐड हो जाएगा एज अ वर्किंग कैपिटल, अगर आपका इंक्रीज होता है क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ना, और डिक्रीज होता है तो लाइबिलिटी घटना, गुड है तो वहां क्या होगा, लेस हो जाएगा। सर अगर क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं, गुड और बैड बोला ही नहीं, तब क्या करेंगे, तब आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। आप मान लेना सारे डेटर अच्छे थे, समझ में आई बात आपको। तो ये प्रोविजन का, क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन नहीं देखेंगे ना, तो देखो ये सारे जो एडजस्टमेंट आप देख रहे हो कहीं ना कहीं यूनिक है, 12th लेवल पे नहीं देखें ये एडजस्टमेंट आपने इस टाइप के। तो मैं इसलिए कह रहा था कि 12th वाला जो आपने कैश फ्लो सीखा है, क्या वो आएगा, हाँ आएगा, लेकिन उससे एडवांस आएगा। तो जो अब मैं कराने जा रहा हूं थोड़ा थोड़ा एडवांस होगा, और जब तक मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट करके नहीं दिखा दूं, आपको समझ में इतना ज्यादा नहीं आने वाला। यहां तक बात समझ में आई क्या आपको? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड बैड डेट्स गिवन। अब दोनों चीजें गिवन होगा, वहां तो सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन था, अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के साथ यहां पे एंड लिखा है, एंड बैड डेट्स गिवन। आपने फाइनल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट में किया था, जब ये हो डिस्काउंट हो तब क्या करेंगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्या करना है, ऐड कर देना है इंक्रीज के केस में। और ये क्योंकि ये वाला नॉट गुड हो गया ना, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी गिवन और बैड डेट्स भी है, तो बैड डेट्स का मतलब भैया सारे डेटर तो गुड है ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो ये कौन सा वाला पार्ट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सिंपल नॉट गुड वाला। तो इसको ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में और लेस कर देंगे नेट प्रॉफिट में, इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर डिपेंड करेगा। और बैड डेट्स को हम सिर्फ लेस कर देंगे डेटर में से, जब हम निकालेंगे ना, जैसे कि डेटर इंक्रीज डिक्रीज, तो वहां से लेस कर देंगे। मैं एग्जांपल दिखा दूं एक आपको, तो समझ में आ जाएगा। मान लो एक सिचुएशन ये रहा, $2025 $2026, ठीक है ना। अब मैंने मान लो यहां पे डेटर लिखा 50,000 और 60,000, ठीक है, बढ़िया डेटर हमारा यहाँ पे। और मैंने यहाँ पीएफडी भी लिखा 10,000 और 12,000, ठीक है, ये भी बढ़ गया। और नीचे एक एडजस्टमेंट लिखा बेड डेट्स 6,000, बेड डेट्स कितने हो गए, 6,000 हो गया। हमने एक एडजस्टमेंट लिखा, हमारा भाई बेड डेट्स हो गया है 6,000। अब क्या करा जाए, अब सबसे पहले तो हम पीएफडी, क्योंकि इसमें बेड डेट्स भी आ गया है, मैंने बोला दोनों आए, तो ये जो पीएफडी है ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज के केस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके आप 2,000 रुपए को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे नेट प्रॉफिट में। अब डेटर तो करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स है, अब इसको भी इंक्रीज डिक्रीज देखना है। तो ये देखो हमारा ना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है हमारा, ये 10,000 बढ़ रहा है। लेकिन ये बेड डेट्स भी माइनस करोगे पहले आप 6,000, तो यानी आपका बढ़ कितना रहा था यहाँ पे 10,000, लेकिन 6,000 क्योंकि आपका बेड डेट्स ही हो गया, तो एक्चुअल में ये बढ़ा 4,000 है। कितना बढ़ा एक्चुअल में, 4,000। तो अब हम 4,000 रुपए बढ़ रहा है तो बिजनेस के लिए गुड है, तो 4,000 हम वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में माइनस करेंगे। समझ में आई बात आपको, ये 4,000 रुपए वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस डेटर को आपको माइनस करना होगा, समझ रहे हो ना, इस डेटर को माइनस करना होगा बेड डेट्स वाले। क्लियर है यहां तक। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट। अब मैं वो समझ सकता हूं कि ये ऐसे एडजस्टमेंट है
जिसके लिए अगर आपको क्वेश्चंस, सिक्योरिटी प्रीमियम का तो अलग से एग्जांपल लेके ही कराऊंगा मैं। एनी एसेट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज इन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, चलिए ये देख लेते हैं, या इसको भी क्वेश्चंस के साथ कराएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो बता देते हैं। एनी एसेट्स इन्वेस्टमेंट परचेज इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, अदर देन कैश। होता क्या है, नॉर्मली आपने एक मशीनरी खरीदा ₹2 लाख का, तो मशीनरी एसेट्स है। जब मैं ये बोला मशीनरी 2 लाख का आपने परचेज किया है, तो आप सीधा बोलोगे सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाइए और इसको माइनस कर दीजिए, यही बोलोगे। मशीनरी खरीदा है तो कहां जाइए आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाइए और माइनस करिए, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है आपका एसेट्स। मैंने बोला क्यों माइनस कर रहे हो, आप बोलोगे सर आउटफ्लो हो रहा है ना, एसेट्स खरीद रहे हो, पैसे जा ही रहे होंगे आपके पास से, दैट्स वाई माइनस करिए। लेकिन अगर यही बोलूं कि मैंने ये 2 लाख का मशीनरी खरीदा है बाय टेकिंग लोन, ईएमआई पे, मतलब लोन लेके लिया है, तो भाई अब तो तुम्हारा आउटफ्लो हुआ ही नहीं, पैसे थोड़ी दे गए, लोन ले लिया। अब आपका यहां पे लोन भी 2 लाख रुपए का आ गया, तो ऐसे तो आप सोचो तो ये माइनस हो जाना चाहिए, ऑपरेटिंग में लोन भी आ गया, ये फाइनेंसिंग में जाके क्या हो जाना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए, ये सब समझ में आएगा। लेकिन क्योंकि यहां पे कैश का एक्चुअल में ना तो इनफ्लो हुआ, लोन लिया तो क्या आपके लोन के पैसे बैंक में आ गए, क्या नहीं आए। जब आपने एसेट्स खरीदा, क्या एसेट्स के पेमेंट कर दिया, तो इसको बोला जाता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन होना। तो ऐसे सिचुएशन में ना तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा और ना ही कहां जाएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि इसकी नो एंट्री होगी। और ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे कोई फ्लो ही नहीं हो रहा कैश का। सेम मैं शेयर्स इशू करके कर सकता हूं, अदर देन कैश में हम मशीनरी खरीद लेते थे ना शेयर इशू करके। हाँ, अब यहां पे सिचुएशन बन सकता है कि 2 लाख रुपए का मशीनरी था और मैंने लोन लिया 1,80,000। कई बार आपने सोच देखा होगा कि डाउन पेमेंट करना पड़ता है उसी टाइम, तो 20,000 डाउन पेमेंट किया। तो अब जो मैं मशीनरी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाऊंगा, तो मैं आपका 20,000 रुपए का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके माइनस करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कितने का, 20,000। 1,80 का कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। समझ में आ गई बात आपको, कैसे करना है नहीं करना है। चलिए देखिए क्या कहता है, यहां पे कहता है कि इफ फुल एसेट्स परचेज बाय इशू ऑफ शेयर्स, मतलब पूरा शेयर, तो नो ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट बट इट इज इशू फॉर द प्रिपेयरिंग फिक्स एसेट्स अकाउंट। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन फिक्स एसेट्स जब अकाउंट बनाओगे, डेप्रीशिएशन निकालोगे, तो ऐसा थोड़ी है कि आपने एसेट्स अगर अदर देन कैश में खरीदा तो अब डेप भी नहीं लगेगा, डेप तो लगेगा। तो वो जो फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाया था हमने, उसके अंदर तो इसको डालेंगे, ठीक है ना। हाँ, वो परचेज में ही आएगा, टू साइड में आएगा, बस इन्वेस्टिंग में जाके माइनस नहीं होगा, लेकिन वहां पे आएगा ताकि एक्चुअल लॉस, एक्चुअल डेप, ये सब हम फाइंड कर पाए, ठीक है ना। इसके बाद इफ पार्टली पेड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड पार्टली पेड फ्रॉम कैश, तो कैश वाले पार्ट को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेंगे और शेयर वाले पार्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन उस अकाउंट में जाएगा। When partly paid cash and partly paid issue of shares and partly paid bills of exchange, कई बार ऐसा भी होता है, आपको अदर देन कैश में देखा होगा, बीपी बीआर से भी कर लेते थे एसेट्स को, तो उस केस में कैश वाला पार्ट जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई ट्रीटमेंट एज अ वर्किंग कैपिटल मानेंगे, इसको एज अ वर्किंग कैपिटल ट्रीट करेंगे, बिल्स करंट लाइबिलिटी बन गया ना ये, तो एज अ वर्किंग कैपिटल पार्ट वाले पार्ट को, और शेयर कैपिटल वाले का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं होने वाला है, समझे। इसका एक एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास फिक्स एसेट्स है 2025 और 2026, 10 लाख और 12 लाख, ठीक है, 10 लाख और 12 लाख। मैंने नीचे लिखा परचेज फिक्स एसेट्स ₹2 लाख, 80,000 बोल लो, 2 लाख पर क्लोजिंग सीडी परचेज निकल जाएगा, यहाँ 2,50,000। हाँ, परचेज फिक्स एसेट्स 2,50,000, ठीक है, 250 का खरीदा बाय इशू ऑफ शेयर ₹2,50,000
बैलेंस पेड कैश। यानी भाई 2.5 लाख का तो मैंने एसेट्स खरीद लिया है, जिसमें से 2 लाख का शेयर था और बैलेंस को मैंने कैश देके निपटारा किया है। तो जब आप फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाओगे तो कैसे अकाउंट बनेगा, देखो। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी आ जाएगा, है ना, फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो टू बैलेंस बीडी में कितने आ गए, 10 लाख। और बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, सीडी 12 लाख। मैंने परचेज बता ही दिया, तो टू यहां पे आप बैंक से परचेज लिख दोगे। बैंक से कितना आएगा, 50,000। और टू आपने इक्विटी शेयर कैपिटल से 2 लाख, ऐसे दिखाना होगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे जैसे हुआ है परचेज। अब देखोगे तो यहाँ का टोटल 12 लाख 50,000 और यहाँ का टोटल कितना आ गया, 12 लाख। तो इधर डिफरेंस आ रहा है, तो भाई ये डिप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा डिफरेंस में 50,000। 50,000 क्या निकल गया हमारा, डिप्रिसिएशन। क्योंकि अकाउंट्स में हमें इस वाले फॉर्मेट के अकाउंट के अंदर जो लेजर बनाएंगे, इसमें हमें कुछ डिफरेंस बैलेंसिंग निकल सकता है, तो इसलिए अदर देन कैश वाला भी जाएगा। बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी का तो मैंने पहले ही बताया, कैश फ्लो में इसकी कोई औकात ही नहीं है। ये चला जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस, ये चला जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, और इसका कोई ट्रीटमेंट। और जो 2 लाख से आपको इक्विटी शेयर भी बढ़ा हुआ मिलेगा, तो मान लेते हैं मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल मिल गया आपको 4 लाख से, यहां मिल गया आपको 7 लाख। कितने मिल गए, हाँ कौन सा 20 लाख है, 2 लाख है, सॉरी ये 2 लाख है, 2 लाख है, ठीक है 20 लाख लिख दिया मैंने। 2 लाख का ही तो किया था इशू। अब देखो मैंने यहां इक्विटी शेयर बताया, 4 से कितना हो गया, 3 लाख का इक्विटी बढ़ गया। लेकिन भाई 2 लाख तो वही वाले बढ़े होंगे, तो एक्चुअल में इक्विटी शेयर पता है कितना बढ़ा, 1 लाख। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना हम प्लस करने वाले हैं इक्विटी शेयर, 1 लाख, ना कि 3 लाख, ठीक है ना। तो ये दोनों जगह कैंसिल होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग में होगा, दोनों जगह होगा। तो वो चीजें था। तो ये हमने लगभग इतने एडजस्टमेंट तो कर लिए कि अब जब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके लिए ऐसा नहीं लगेगा कि अननोइंग है। अब हमें बस लैंग्वेज को समझना है और कम से कम 5-7 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि किस किस हिसाब से हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब अगली क्लास से, कल की छुट्टी है, चलिए कैलेंडर में गिवन है, हाँ पीयूष देखते हैं। बाकी कल करवाऊंगा मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जिससे कि आपको सारे एडजस्टमेंट, ये सारे एडजस्टमेंट आप लिख लेना, जो मैंने बोला है उसके हिसाब से समझ लेना, आज ही नोट कर लेना, और एक रजिस्टर पे साफ सुथरा लिखना, ऐसा मत समझना पीडीएफ है, पीडीएफ किसी काम नहीं आएगा, लिख लेना। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपके सामने ये पूरा चार्ट होना चाहिए। जब मैं एडजस्टमेंट पढ़ूंगा तो आपने क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ढूंढना है और फटाफट कहाँ कहाँ जाएगा वो देख लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम अगली क्लास में।